गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफिन ऑनलाइन क्लासेस और फेसबुक चैनल आफिन ऑनलाइन क्लासेस। आज फिर मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर यानी कि तीसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आपके पास मौजूद हो चुका हूं। फेसबुक पे आप लोग लाइव भी जुड़ चुके हैं और आपको शाम 8:30 बजे प्रत्येक दिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें बिना देरी किए। पहला सवाल क्या है देखते हैं। धातु किसे कहते हैं? आपका पहला सवाल यही है, धातु किसे कहते हैं यानी मेटल। इनका आंसर है कि आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं। यानी धातु, इसमें यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा उनसे भी पता कर सकते हैं इसमें कौन सा धातु होगा, कौन सा अधातु होगा। तो 1 2 3 4 यानी कि अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन और न्यूनतम 1 तक। यदि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 है तो वो क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। इनमें आएगा, देखते हैं, आगे चलते हैं। कहता आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं जिनमें धात्विक चमक होती है। धातु में सिर्फ ये समझिए कि धातु में धात्विक चमक होती है और वे प्रायः तन्य होते हैं। क्या होते हैं? तन्य होते हैं, आघात वर्धन होते हैं, विद्युत होते हैं और उष्मा के सुचालक भी होते हैं। दृढ़ और अधिक घनत्व वाले भी होती है। दृढ़ और अधिक घनत्व वाली भी होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देंगे। धातु का एग्जाम्पल लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, प्लेटिनम आदि है। ये उदाहरण है। धातुओं के उदाहरण निम्न है, या गया नीचे है। लोहा, चांदी, तांबा, प्लेटिनम इत्यादि। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है, देखिए कि धातुओं के 2 रासायनिक गुणों को लिखें। धातुओं के 2 रासायनिक गुणों को लिखें। आपका ये अगला क्वेश्चन है। तो पहला आंसर देखिए, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड जस्ट हम पढ़े पहला नंबर सवाल में कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? वे क्षारीय होते हैं। क्षारीय बोले तो इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, क्षार का जो मान होता है वो 7 से अधिक होता है। और क्षार क्या होते हैं? स्वाद में तीखा होता है, कड़वा होता है। दूसरा आपका है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। इसका है कि जब सोडियम HCl के साथ जब रिएक्ट कराएगा तो सोडियम क्लोराइड बना देगा, नमक बना लेगा, NaCl बना लेगा और H2 को बाहर कर देगा। ये इसका धातु 2 रासायनिक गुणों का उपयोग है और अंतर है और इसका एग्जाम्पल भी है। देखिए कि धातु के 2 गुणधर्मों को लिखे। अब वो धातु का 2 गुणधर्म लिखना है। अभी जैसे हम धातु पढ़े उसके जस्ट आगे धातु पढ़ रहे हैं। इनका पहला आंसर है, अधिकतर धातुएं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकतर धातुएं किस अवस्था में पाए जाते हैं? वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा आपका आंसर है कि धातुएं सोनोरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी कि वो धातु क्या आता है? सोने जैसा जो है ना, ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, ये चीज हुआ। अगला आपका देखिए क्वेश्चन आपका बनेगा, ऐसा धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता हो। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये सारा क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता है इसका। ठीक है, देखिए ये जो है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, कमरे के ताप पर द्रव होता है। पहला यह था, कमरे के ताप पर द्रव होता है। दूसरा क्वेश्चन है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यानी कि ऐसा धातु का उदाहरण देना आपको कि जो कमरे के ताप पर द्रव हो। दूसरा कैसा हो? चाकू से आसानी से काटा जा सकता हो जिसे। और तीसरा है, उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक भी हो और उष्मा का कुचालक भी हो। देखिए सुचालक और कुचालक दोनों पूछ दिया है धातु में। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं इसका आंसर। पहला आपका आंसर है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला है पारा, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं। क्या है? पारा, मरकरी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा पारा या मरकरी, दोनों एक ही नाम है। और दूसरा है आपका, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जो चाकू से आसानी से जो काटा जा सकता है वो सोडियम और पोटेशियम होगा। क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम। क्या है? सोडियम और पोटेशियम। जिस धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं वो सोडियम और पोटेशियम है। अगला आपका है तीसरा, उष्मा का सबसे अच्छा चालक हो। उष्मा का अच्छा चालक ये सोना भी है, सोना और चांदी। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? सोना और चांदी है। ठीक है, और उष्मा का कुचालक क्या होगा? लेड और मरकरी। उष्मा का कुचालक क्या होगा? लेड और मरकरी। लेड कहते हैं शीशा, है ना, शीशा को बोलते हैं लेड, और मरकरी
ये आपका था आंसर। देख लीजिए एक बार फिर से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिश्र धातु क्या है? अगला आपका मिश्र धातु क्या है? तांबे के मिश्र धातु के 2 उदाहरण दीजिए। यानी मिश्र धातु क्या है? तांबे के मिश्र धातु के 2 उदाहरण दीजिए। यह आपका है, देखिए इसका आंसर नीचे दिया गया है कि किसी धातु में अन्य धातु या वो धातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुण धर्म वाली मिश्र धातुएं प्राप्त की जा सकती है। आंसर इसका मिश्र धातु का, किसी धातु में अन्य धातु या वो धातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाली मिश्रित गुणधर्म वाली मिश्र धातुएं प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब ये हो जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण मौजूद होंगे वे मिश्र धातु कहलाते हैं। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ। तांबे के 2 मिश्र धातु निम्नलिखित है। तांबे का 2 मिश्र धातु निम्नलिखित दिया गया है, नीचे दिया गया। देखिए पहला है पीतल, पहला क्या आपका पीतल, और दूसरा आपका है कांसा। कांसा का बर्तन के बारे में आप लोग को मालूम होगा। पीतल में 80% कॉपर होता है। पीतल में क्या होता है? 80% कॉपर होता है, और कांसा में जो है 90% कॉपर होता है ना। कांसा में क्या होता है, हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे बर्तन खरीदते हैं जो पीतल का भी होता है, कांसा का भी होता है। तो जिसको पहचानने आता है वो कांसा का बर्तन लेते हैं, क्योंकि दोनों का रेट जो है बाजार में सेम होता है, लेकिन पहचानने वाला अलग अलग व्यक्ति वो पहचान करते हैं। सबको पहचान इसकी नहीं होती है, जिस वजह से दुकान वाले हमको ठग भी लेते हैं कभी कभी। कांसा बोल करके आपको पीतल ही दे दिया करेंगे, यानी कि 10% कॉपर उसमें कम मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? धातु विद्युत के सुचालक होती है क्यों? धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्यों होती है? आपका ये आंसर क्वेश्चन है। इनका आंसर देखते हैं क्या है कि धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि ये विद्युत धनात्मक भी है। क्या है? ये विद्युत के धनात्मक भी है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। ये क्या कर धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने में माहिर है, यानी कि बहुत जल्द ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग बहुत जल्द कर देती है। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये ताप और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुका है। इसके तार से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से की जा सकती है। इसके विद्युत का प्रवाह जो है इसके तार से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से की जा सकती है। धातुओं को चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आसानी से दौड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धातु से होकर के आसानी से दौड़ सकते हैं। यही कारण है कि धातु विद्युत और ताप के अच्छे चालक। धातु क्या है? विद्युत और ताप के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं पढ़ चुके होंगे, आपको दिखाई भी दे रही होगी अच्छे से, और आवाज भी क्लियर पहुंच रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की। अगला सवाल आपका है कि आघात वर्धन वर्धीय तथा तन का क्या अर्थ है? यानी कि आघात वर्धन का और तन का क्या अर्थ है वो समझना है हम लोग को। आखिर आघात वर्धनीय और तन्य होती क्या है? कुछ धातुओं को पीट कर उनके चादर बनाए जाते हैं, पतली पतली चादर बनाए जाते हैं ना। इस गुणधर्म का आघात वर्धनीय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस गुणधर्म को, इस गुण को आघात वर्धन्य कहते हैं। और धातु आघात वर्धन कहलाती है। धातु क्या कहलाती है? आघात वर्धन कहलाती है, ध्यान रहे। और अगला आपका है कि किसी धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं। किसी धातु क्या खींचे जा सकते हैं? पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। धातुओं के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। फिर इसको समझिए आप, आघात वर्धन किसे कहते हैं? कि कुछ धातुओं को पीट कर उनके पतली चादर बनाए जाते हैं, इस गुणधर्म का आघात वर्धन्य कहते हैं। और धातु आघात वर्धन होते हैं, ये मालूम आपको। अगला है कि किसी धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं। क्या खींचे जा सकते हैं? पतले तार। और धातुओं के इसी गुण को तन्यता कहते हैं। तथा धातु तन, धातु क्या होती है? तन कहलाती है। धातु क्या होती है? तन्य कहलाती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी कि 1 ग्राम सोना, सोच सकते हैं कि कितना होगा, बहुत ही कम है 1 ग्राम सोना कहा जाए तो। और इसका जो है लगभग कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। इसलिए हम लोग जो देखते हैं मिठाई सब पे जो वो पतली चादरें रहती है, उसके जो पेपर रहता है, तो पेपर नहीं, हालांकि वो चांदी की परत ही होती है। यानी कि चांदी को उसको परत, यानी कि उसका चादर बनाया जाता है पीट करके। इतना ज्यादा नॉर्मल कर दिया जाता है, उसको टच कीजिएगा तो वो टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका संचारण से आप क्या समझते हैं? क्या आपका संचारण से आप
क्या समझते हैं? जब धातु है, जब धातु सतह, जल, वायु अथवा आसपास के अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है। जब धातु की आदत सतह, जल, वायु अथवा आसपास के अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसे धातु का संक्षारित होना कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु का संक्षारित होना कहते हैं। इस परिघटना का संक्षारण कहा जाता है। इस परिघटना को, इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। गोल्ड तथा सिल्वर जैसी उत्कृष्ट धातुएं सुगमता पूर्वक संक्षारित नहीं होती है। गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोना और चांदी, सही तरीके से सोना और चांदी जैसी उत्कृष्ट धातुएं सुगमता पूर्वक आसानी से संक्षारित नहीं होती है। एल्युमिनियम जैसी धातुएं संक्षारित नहीं होती है। एल्युमिनियम भी संक्षारित नहीं होती है। संक्षारित का मतलब होता है एक तरह से जंग लगना, जिसको कहते हैं। कभी ये नहीं देखे होंगे आप, गोल्ड सोना पे जल्दी लगती है, संक्षारण होती है, वो वायु संपर्क में जल्दी आती है, ऐसा नहीं है। सिल्वर कभी कभी आ जाती है, सिल्वर भी नहीं आती। हालांकि हम लोग को ऐसा होता है कि हम लोग का पसीना की वजह से वो कभी कभी काला पड़ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, संक्षारण से बचने की 3 विधियों को लिखें। संक्षारण से बचने की 3 विधियों को लिखें। संक्षारण के रोकने की 3 विधियां ये है। पहला है यशद लेपन। पहला क्या आपका? यशद लेपन। पहला आपका है यशद लेपन। और दूसरा आपका विद्युत लेपन द्वारा। दूसरा आपका क्या है? विद्युत लेपन द्वारा। तीसरा आपका है एनोडीकरण द्वारा। ठीक है, संक्षारण को रोकने का 3 उपाय। 3 उपाय बहुत जरूरी है पढ़ना। यशद लेपन द्वारा, दूसरा आपका है विद्युत लेपन द्वारा, तीसरा आपका है एनोडीकरण के द्वारा। अगला देखते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? इनका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है, इनका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर क्या है? वैसे ऑक्साइड को द्विधर्मी अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जिनके अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद होते हैं। ध्यान रहे, वैसे ऑक्साइड को द्विधर्मी गुण कहते हैं। वैसे ऑक्साइड को द्विधर्मी गुण कहते हैं या उभयधर्मी गुण कहते हैं, जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद है। अम्ल और क्षार दोनों मौजूद है, इसे क्या कहते हैं? द्विधर्मी या उभयधर्मी कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये अम्लों और क्षारों से अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करता है। ये क्या करते हैं? अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके अलग अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द्विधर्मी या उभयधर्मी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ये एग्जाम्पल है Al2O3 + 6HCl। 6 इसलिए दिया जाता है, इसको संतुलित किया हुआ है। ठीक है, HCl सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे। AlCl3, उसके बाद H2O बनता है। ठीक है, Al2O3 है, उसके बाद NaOH, ये क्षार है, और NaLO है। ठीक है, L है ए के बाद, और H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कैरेट सोना का क्या अर्थ? यानी 24 कैरेट सोना का अर्थ क्या है, ये बताना आपको। कैरेट सोना, कैरेट यानी सोना को कैरेट में मापने का क्या अर्थ है, और ये कितने कैरेट का होता है, ये बताना आपको। तो शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। शुद्ध सोने को क्या कहते हैं? 24 कैरेट कहते हैं। यह काफी नर्म होता है, इससे आभूषण बनाना कठिन है। यानी कि शुद्ध सोना से यदि 24 कैरेट सोना का यदि आभूषण बनाया जा सकता है, तो यदि कोई कहता है कि आपको बना करके दे दिया जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक उसमें कुछ मिलावट नहीं करेगा, चांदी का या तांबा का कुछ ना कुछ, तब तक वो उससे ज्वेलर्स यानी कि आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला आपका है कि आजकल गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। यानी शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, और इसको यानी कि बनाने के लिए, उसके आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और 22 कैरेट सोना थोड़ा कठोर होता है। 22 कैरेट सोना क्या होता है? थोड़ा कठोर होता है। इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी मिला रहता है। ठीक है, ध्यान रहे आपको, आजकल जो हम लोग गहने बनाने के लिए उपयोग करते हैं, वो 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है उसके लिए, और 22 कैरेट सोना बहुत ज्यादा कठोर होता है। इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी मिला रहता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, एक्वारेजिया से आप क्या समझते हैं? एक्वारेजिया मिश्रण है, इनसे आप क्या समझते हैं? इनका आंसर देख लेते हैं। एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, यानी कि यह सोना को गला सकता है। कौन? एक्वारेजिया मिश्रण।
जबकि दोनों अम्लों में से प्रत्येक की यह क्षमता नहीं है। एक्वारेज या भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड तथा प्लेटिनम को भी आसानी से गला सकता है। अगला देखते हैं, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, थर्मिक अभिक्रिया क्या है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं, थर्मिक अभिक्रिया क्या है। मेरे पास यहाँ मौजूद है, यानी कि ऑफलाइन में भी बच्चे मौजूद हैं, इसको भी पता चल रहा होगा सर थर्मिक अभिक्रिया क्या है, सोचने में मजबूर हो जा रहे होंगे। ठीक है, ये भी इसको भी पढ़ा देते हैं, देखते हैं क्या है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया काफी तीव्र होती है। आयरन जो है ऑक्साइड यानी Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया काफी तेजी से होती है और काफी उष्मा निकलती है। और क्या होती है, काफी उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है। उसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रहे, इसका आंसर ये है आपका कि आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया काफी तेजी से हो जाती है और काफी उष्मा निकलता है। और इसका उपयोग थर्मिक अभिक्रिया का जो उपयोग होगा वो किसमें किया जाएगा, रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है ना, यानी कि ट्रेन के डब्बों को जोड़ने में किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिए। जो चुंबक हम देखते हैं ना मैग्नेट, वही मैग्नेट का प्रयोग इसमें होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि अयस्कों के समृद्धिकरण से क्या क्या तात्पर्य है। अयस्क से समृद्धिकरण से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर आपका है कि पृथ्वी से निकलने वाले अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां हटाना अयस्कों का समृद्धिकरण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण जिसको हम लोग कहते हैं वही है कि अयस्क पृथ्वी से निकलने वाले अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां हटाना अयस्कों का समृद्धिकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताइए। लोहे को जंग से बचाने के कोई 2 उपाय बताइए। इनका देखते हैं 2 उपाय क्या है। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीज लगाकर और यशद लेपन करके। अभी जस्ट मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, यदि आप पढ़े होंगे शुरुआत से तो आपको याद आ गया होगा। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं और या तेल लगाकर उसको रखते हैं या फिर ग्रीज लगाते हैं, यानी ग्रीज जिसको बोलते हैं, और यशद लेपन करते हैं। क्या करते हैं, यशद लेपन और क्रोमियम लेपन। क्रोमियम का लेपन करते हैं या फिर एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, एनोडीकरण या मिश्र धातु यानी धातु और धातु का मिश्रण बना करके किए जाते हैं। इससे लोहे का संक्षारण रुक जाता है, यानी कि लोहे पर जंग लगना रुक जाता है और लोहे की वस्तुएं बर्बाद होने से बच जाती है। लोहे से बनी वस्तुएं क्या होती है, बर्बाद होने से वो बच जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन। अगला है कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर वह हरे रंग का हो जाता है, क्यों। कॉपर को यदि हम खुला छोड़ देते हैं, वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, नम वायु की उपस्थिति में, तो वह हरा रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है वो देखते हैं। इनका आंसर आपका है कि कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर क्या करता है, वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जिससे क्या होती है, इसकी सतह से भूरे रंग की परत धीरे धीरे चमक खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की चमक चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट का होता है, यानी कि कॉपर को जब वायु में हम लोग छोड़ देते हैं वो हरा हो जाता है। तो हरा होने का कारण है कि उसमें कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है ऊपर में, जो हरा रंग का दिखता है। अगला क्वेश्चन आपका है खनिज और अयस्क क्या है। लोहे के 2 अयस्कों के नाम उनके आणविक सूत्र के साथ लिखने के लिए कह रहा है। खनिज और अयस्क क्या है, इसके लोहे के 2 अयस्कों के नाम उनके आणविक सूत्र के साथ लिखिए। इनका आंसर आपका देखिए, खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती है। धातुएं क्या होती है, अपने यौगिकों के रूप में होती है। आपका क्वेश्चन था अगला कि खनिज और अयस्क क्या है। लोहे के 2 अयस्कों के नाम उनके आणविक सूत्र के साथ लिखिए। मैं बता रहा था खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती है, खनिज कहलाते हैं। और जैसे फेल्सपार, अभ्रक आदि खनिज के उदाहरण है। फेल्सपार, अभ्रक और आदि ये खनिज के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका इसी में है अयस्क। 2 सवाल पूछा था,
दो सवाल पूछा था आपका। अयस्क, इन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, इन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है अयस्क कहलाते हैं, जैसे हेमाटाइट, बॉक्साइट इत्यादि। जैसे अयस्क क्या है, अयस्क का उदाहरण है आपका हेमाटाइट और बॉक्साइट। लोहे के दो मुख्य अयस्क के नाम आणविक सूत्र निम्नलिखित है, नीचे दिया गया है। लोहे के दो मुख्य अयस्क का नाम, हेमाटाइट किसका नाम है, लोहा का अयस्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। और दूसरा आपका है आयरन पायराइट, किसका है, आयरन पायराइट अभ्रक, लोहा का है हेमाटाइट, बॉक्साइट का है आयरन पायराइट ना, नहीं बॉक्साइट का एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का खुद एक बॉक्साइट अयस्क है, ठीक है। तो अभ्रक का ये है आयरन पायराइट, इसका फॉर्मूला आता है Fe2S, क्या आता है Fe2S होना चाहिए, ठीक है, Fe2S होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या है कि धातु कर्म क्या है, धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखिए। धातु कर्म वह विधि है, धातु कर्म वह विधि जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण होता है, शुद्ध धातु का निष्कर्षण होता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। अयस्क से धातु शुद्ध धातु को निकाला जाता है, वो कई अलग अलग विधि द्वारा निकाला जाता है। पहला विधि हम लोग पढ़ते हैं अयस्क का समृद्धिकरण। अयस्कों से गैंग को, अयस्कों से गैंग को हटाने की प्रक्रिया को समृद्धिकरण कहते हैं। अयस्क से गैंग को हटाने की प्रक्रिया को समृद्धिकरण कहते हैं। एक एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा आपका है धातुओं का निष्कर्षण। दूसरा आपका क्या है, धातुओं का निष्कर्षण। पहला आपका अयस्क का निष्कर्षण, दूसरा आपका धातु का निष्कर्षण। इसके लिए निस्तापन, भर्जन, अपघटन आदि विधि का प्रयोग करना होगा। ये धातु के निष्कर्षण को निकालने के लिए, धातु का परिणाम को निकालने के लिए, धातु को बाहर करने के लिए निस्तापन, भर्जन, अपघटन आदि की विधि का प्रयोग होता है। अगला आपका है धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण ये देखना है कि अशुद्ध धातुओं को विभिन्न विधियों जैसे विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तीसरा आपका एग्जाम्पल था। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एक मिश्र धातु क्या है, यानी मिश्र धातु क्या है ये पूछा है। और मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु के अवयवों के नाम लिखिए और इसके दो उपयोग को लिखिए। देखते हैं, यह दो या दो से अधिक, यह दो या, ये बार बार इस तरह का क्यों हो जाता है, यह दो या दो से अधिक धातुओं अथवा तथा वो धातु का समांगी मिश्रण है। उदाहरण है पीतल, तांबा तथा जिंक की मिश्र धातु। पीतल, तांबा और जिंक क्या है, ये मिश्र धातु के उदाहरण है। और इनमें भी है कांसा, तांबा और टीन जो है ये मिश्र धातु ही है। अब देखते हैं मैग्नीशियम का संगठन क्या है। एल्यूमिनियम, इसमें 95% मिश्रण है और मैग्नीशियम इसमें 5% मिश्रण है। अगला आपका है मैग्नीशियम का उपयोग। हल्की तथा कठोर होने के कारण यह हवाई जहाज के भाग बनाने में किया जाता है, हवाई जहाज का कोई एक भाग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम का। ध्यान रहे आपको, मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हल्की तथा कठोर होने के कारण कई हवाई जहाज के भाग में प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका यह वाहनों तथा तुलाओं के भाग बनाने में किया जाता है, ये वाहनों और तुलाओं के भाग बनाने में किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के उपयोग बताइए, एल्युमिनियम के उपयोग को बताइए। तो एल्युमिनियम के उपयोग निम्न है, नीचे दिया गया देखिए। एल्युमिनियम का उपयोग निम्न है, आप देख सकते हैं। पहला है एल्युमिनियम हल्की धातु होने के कारण हवाई जहाजों की बॉडी और मोटर इंजन बनाने के काम आती है। एल्युमिनियम हल्की धातु होने के कारण क्या होता है, हवाई जहाजों की बॉडी और मोटर इंजन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देख ले तो थोड़ा सा छटपट कर रहा है पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ का खुद अपना ही मन है इसका, थोड़ा सा इधर से उधर भाग जाता है। चलिए फिर आ गया। यह बर्तन फोटो फ्रेम तथा घरेलू उपयोग की और अनेक वस्तुएं बनाने में काम आती है। क्या आती है, काम आती है। यह बर्तन फोटो फ्रेम तथा घरेलू उपयोग की और अनेक वस्तुएं बनाने में इसकी काम आती है, बहुत ज्यादा ये काम आती है। अगला आपका तीसरा है, यह बिजली का सुचालक है। क्या है, यह बिजली का सुचालक। एल्युमिनियम क्या है, बिजली का सुचालक है। इसलिए आजकल बिजली के
स्थानांतरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी बिजली के तार में अधिकतर जो है एल्यूमिनियम के तार का आप उपयोग देखते होंगे करते हुए। ठीक है, अगला आपका है कि एल्यूमिनियम की बारीक परतों को खाने का सामान, यानी उसके महीन परत को, एल्यूमिनियम की जो महीन महीन परत होती है, छोटी छोटी परत होती है, उनके खाने का सामान, दवाइयाँ, दूध की बोतलें आदि पैक करने में प्रयोग की जाती है। एल्यूमिनियम की जो है ना छोटी जो महीन महीन परत है, उनका खाने का सामान और दवाइयाँ, दूध की बोतलें आदि पैक करने में प्रयोग की जाती है। अगला आपका है कि एल्यूमिनियम, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए आपका है एल्यूमिनियम पाउडर सिल्वर पेंट बनाने के काम आती है। एल्यूमिनियम का पाउडर क्या है, सिल्वर पेंट बनाने के काम आती है। एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिनोथेरेपी में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्रम लोहे की पटरियां तथा मशीनों के टूटे भागों को जोड़ने में काम आता है। एल्यूमिनियम का जो है ना एल्यूमिनोथेरेपी, इसका प्रयोग जो होगा, ये प्रयोग अधिक मात्रा में क्या आता है, लोहे की पटरियां और मशीनों के टूटे भागों को जोड़ने में काम आता है। ठीक है, ये चीज आप पढ़ ली, एल्यूमिनियम का 6 उपयोग। ध्यान रहे, आपको याद रखना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। अयस्क और खनिज में क्या अंतर है, तो खनिज धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। खनिज धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें यौगिकों के रूप में ही प्राप्त होती है। अधिकांश धातुएं क्या होती है, हमें यौगिकों के रूप में ही प्राप्त होती है। जैसे तांबा हमें पाराइट या क्यूब पाराइट से प्राप्त होता है। तांबा क्या होती है, हमें पाराइट या क्यूब पाराइट से प्राप्त होता है। अयस्क जिन पदार्थों से धातु का निष्कर्षण सरल हो उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी जिस पदार्थ से धातु का निष्कर्षण यानी धातु आसानी से निकल जाए उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है और लोहे का अयस्क हेमाटाइट है। ध्यान रहे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है धातु के 5 भौतिक गुणों को लिखें। धातु के 5 भौतिक गुणों को लिखें। धातु के 5 भौतिक गुण निम्न है। धातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। धातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है, यानी अपवाद में है आयोडीन। आयोडीन धातु रहने के बावजूद भी इसमें चमक होती है। नमक को आयोडीन कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक। अगला देखते दूसरा आपका है धातु गुण। धातु में ऑक्साइड प्रदान करती है। धातु में क्या प्रदान करती है, ऑक्साइड प्रदान करती है। और धातु के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। इसके गलनांक और क्वथनांक क्या आते हैं, वो निम्न होते हैं। चौथा आपका है अधिकतर धातु में गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अधिकतर धातु में क्या आती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कुछ धातु में ठोस और द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। कुछ धातु में क्या है, ठोस और द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में और सल्फर ठोस अवस्था में रहती है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में और सल्फर ठोस अवस्था में रहती है। पांचवा आपका है धातु में जल में अल्प घुलनशील होती है। धातु में जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। ये था आपका अंतर, 5 अंतर धातु का। ठीक है, चलते हैं आगे। आयनिक यौगिक गुणधर्मों को लिखिए। आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या है उसको लिखना है। ये जरूरी नहीं है पढ़ना हम लोग को, फिर भी देख लेते हैं, शॉर्ट में देखते हैं। इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। इनके धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन आदि ऐसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। इस यौगिक के जलीय विलयन विद्युत के अच्छे चालक हैं तथा आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इधर क्या क्वेश्चन आपका, यही है धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर। धातु और धातु में अंतर। धातु को वायु में गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड बनते हैं। धातु को वायु में गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड बनते हैं। NaO2 प्लस NaO2 मिलकर के Na2O बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कहीं टच हो रहा है, माउस में किसी जगह टच हो रहा है, जिस वजह से आपको इस तरह का परेशानी आ रहा है। चलिए, कलर ही आ रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आप लोगों को। और धातु देखिए, धातु को वायु में
तापने पर धातु के ऑक्साइड बनते हैं, यानी कि ताप यानी तपाने पर यानी गर्म करने पर धातु को जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं आपका? धातु के ऑक्साइड बनते हैं। धातु को अगला है अंतर, धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? वो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला अंतर आपका है, अगला अंतर आपको दिख ही नहीं रहा है। मिटाते इसको, देखिएगा। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है। धातुएं क्या आती है? अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है। अगला है, और धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं क्या आती है? अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। अगला आपका, कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। क्या है? अगला आपका ऑप्शन है कि कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं क्या जल से अभिक्रिया नहीं करती है। यह था आपका अंतर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, लास्ट और अंतिम सवाल यही होगा, निस्तापन क्या, उदाहरण के साथ समझाइए। लास्ट और अंतिम सवाल आपका है, ध्यान से आप पढ़िए। निस्तापन क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। अयस्क को उसके द्रव्यमाप से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया उससे उड़नशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है और ऑक्सी लवण ऑक्साइड में परिणत यानी बदल जाती है, निस्तापन कहलाता है। फिर से पढ़िए इसको, अयस्क को उसके द्रव्यमाप से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने पर तीव्रता से गर्म करके निकालने की प्रक्रिया ही निस्तापन कहलाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा आपको पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ आंसर जो दिया हुआ उसके अनुसार यदि हम पढ़ना चाहें इसको हम पढ़ सकते हैं। अगला आपका है, इसी में है कि कार्बोनेट अयस्क जैसे चूना पत्थर CaCO3 के निस्तापन से कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ ही CO2 गैस भी निकलता है। अगला देखते हैं आपका, इसी का एग्जांपल है CaCO3। इसका तापमान को यदि आप गर्म करते हैं तो CaO + CO2 बनता है, यानी कि कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार जिंक कार्बोनेट के निस्तापन से Z2O और CO2 बनता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जाती है, जैसे CaO + C, यानी कि कली चूना और कार्बन को यदि हम जोड़ते हैं तो बन जाता है कैल्शियम और कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन को जोड़ते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ये था आपका क्वेश्चन चैप्टर 3 का, यानी कि केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का आंसर आपका यही था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक पढ़े होंगे।